कुछ जगह ताकत यूज़ होती है, कुछ जगह दिमाग यूज़ होता है। जो बंदा ताकत यूज़ करता है वो दिमाग नहीं करता, जो दिमाग यूज़ करता है उसको ताकत की ज़रूरत ही नहीं है। आपके जीवन में कुछ घटना घटनी है वो पहले से डिसाइड है, तो आप उस घटनाक्रम पे उस समय ऑटोमैटिकली पहुँच जाओगे। जैसे खजूर का पेड़ बहुत ऊँचा होता है लेकिन तो उसमें फल नहीं लगते। मुँह का नशा करता है, तो भी बृहस्पति खराब है उसका, नहीं तो मुँह का नशा नहीं करेगा वो। अच्छा। ये भी उसकी पहचान है। उसके बाल कम उम्र में ही उड़ना शुरू हो जाएँगे, समझो बृहस्पति गड़बड़ है। हैवी सा होना शुरू हो जाएगा, समझो बृहस्पति गड़बड़ है। बिना क्वेश्चन के भी इतने जवाब देगा, इतना जवाब देगा, प्रवचन के अलावा उसको कुछ नहीं आता होगा, तब भी बृहस्पति खराब है। तो ये उसकी पहली पहचान है। कई चेहरे ऐसे होते हैं ना जिनको देखते ही लगता है कि भाई बड़े नॉलेज इसके अंदर है या बहुत ज्ञान है इसके अंदर, तो समझो उनका जुपिटर बहुत स्ट्रांग है। जिस साधु में ज्ञान बहुत होता है उसके अंदर अहंकार भी आ जाता है। तो राजा सबके फैसले लेता है लेकिन वो भी राजगुरु के ही अंडर लेता है। देखो, उपाय भगवान से बड़ा नहीं है। उपाय तभी होता है कि जब आपके जीवन में कुछ बचाव होना है, अगर नहीं होना है तो आप उपाय ही नहीं कर सकते। ये जो बृहस्पति है, ये किस तरह से हमारे लिए शुभ कारक है, हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है और किस तरह से हमारे जीवन को खुशियों से भरता है, इन सब के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं सूरज जी। हम स्वागत करते हैं सूरज जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो सूरज जी, सबसे पहले मेरा प्रश्न वही है कि ये जो बृहस्पति ग्रह है, इसको इतना शुभ और देवताओं का स्वामी क्यों माना जाता है? देखिए, जो देवगुरु बृहस्पति है वो सबसे पावरफुल ग्रह इसलिए बताए जाते हैं कि कुंडली में सबसे ऊंचा स्थान इन्हीं को दिया गया है। राजा से ऊपर भी इनको दिया गया है। जैसे आपने एक राज्यसभा देखी होगी, अगर राज्यसभा की बात करें तो वहां पर भी राजगुरु होते हैं। तो राजा सबके फैसले लेता है लेकिन वो भी राजगुरु के ही अंडर लेता है, तो राजगुरु की पावर उससे ज्यादा होगी। ऐसे ही हमारे ग्रहों में अगर सूर्य को सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया है, लेकिन उससे ऊपर फिर भी जुपिटर को रखा गया है, क्योंकि वो गुरु है। और गुरु के नीचे ही शिष्य रहता है, चाहे शिष्य कितना भी ऊपर चला जाए या उसकी कितनी भी नॉलेज बढ़ जाए, कितनी भी उपलब्धि आ जाए उसके जीवन में, लेकिन वो फिर भी अपने गुरु के चरण छुएगा ही छुएगा। तो हर तरह से गुरु को ही महत्वता दी गई है। ऐसे ही हमारे 12 भाव हैं और 9 ग्रहों के अंदर जो पावरफुल ग्रह माना गया है वो जुपिटर को इसलिए माना गया है क्योंकि वो सारी नॉलेज का कारक है। जितनी भी नॉलेज मिलेंगी हमें जुपिटर से ही मिलेंगे कुंडली के अंदर। अच्छा सूरज जी, अब आप बताएं कि ये जो बृहस्पति है वो किन राशियों का स्वामी है और उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा है? देखो, जैसे हमारी 12 राशियां हैं, 12 राशियों में जो जुपिटर को सबसे ज्यादा पावर दी गई है वो सबसे पहले धनु राशि को दी गई है। धनु राशि सजिटेरियस होती है, उसमें जुपिटर होता है, अपने घर का स्वामी होता है। कर्क राशि के अंदर जुपिटर सबसे पावरफुल होता है क्योंकि वहां उच्च का हो जाता है। कैप्रिकॉर्न के अंदर जुपिटर नीच का हो जाता है क्योंकि वो शनि से संबंधित राशि बताएगी, तो वहाँ उसको पावर कम मिलती है। तो 3 राशियों में सबसे ज़्यादा पावर में चलता है। मीन राशि के अंदर जो जुपिटर होता है वो पावरफुल में सबसे ज़्यादा माना जाता है क्योंकि वो 12वीं राशि होती है। 12वें घर में जाने से जो जुपिटर होता है नॉलेज और विजडम को ओपन करता है, तो 12वें घर में सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। इसका नेचर क्या है? किस तरह से इसकी प्रकृति है हमारे जीवन को प्रभावित करने में, इसका कैसे रोल होता है? देखो, जुपिटर को एक तरह से औषधि बताया गया है, ठीक है? अगर औषधि आपके जीवन में आएगी तो वो कहीं न कहीं फ़ायदा देगी। जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित औषधि को समझो। अगर पहले भाव में औषधि मिल गई, पहला भाव आपकी बॉडी का है। मैंने आपको सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में बताया था, जो पहला होता है उससे हमारा शरीर बना है। अब जिसको औषधि शरीर में मिल गई तो शरीर बलवान हो गया। तो पहले भाव में जब भी जुपिटर आएगा तो बलवान शरीर वाला होगा इंसान, ठीक है? उसके चेहरे पे एक बृहस्पति वाला रूप होगा। मतलब कई चेहरे ऐसे होते हैं ना जिनको देखते ही लगता है कि भाई बड़े नॉलेज इसके अंदर है या बहुत ज्ञान है इसके अंदर, तो समझो उनका जुपिटर बहुत स्ट्रांग है क्योंकि उनके चेहरे पे ही तेज है। दूसरे घर में औषधि मिली है आपको, दूसरा घर है आपके कुटुंब का, तो ऐसा इंसान अपने पूरे परिवार को पालता है और या पूरे परिवार को सपोर्ट करने वाला होता है। तीसरे घर में अगर जुपिटर बैठेगा, तीसरा घर आस पड़ोस है। अब घर में छोटा होगा, उम्र में छोटा होगा, लेकिन आस पड़ोस में उसका रुतबा बहुत बड़ा होगा। अच्छा। चौथे घर में बहता हुआ पानी है। चौथा घर हमारे माता का घर है। चौथा घर हमारा, अगर माता का घर आ गया और चंद्रमा से संबंधित है तो दूध भी हो गया। अब दूध के अंदर अगर एक चुटकी आपने हल्दी डाल दी तो दूध की महत्वता बढ़ गई। तो मतलब चौथे घर में जब भी बृहस्पति आएगा तो ऐसा इंसान बाग बगीचे वाला होगा, उसमें बहुत प्रॉपर्टियां होंगी, उसको पावर मिलती जाएगी, उसमें पैसा बढ़ता ही रहेगा। और ऐसा इंसान अपने जीवन में जमीन का मकान जरूर बनाएगा या जमीन से जुड़ के जरूर रहेगा वो। पांचवें घर हमारी नॉलेज का है, हमारे सोशल सर्कल का है। पांचवें घर में जुपिटर आएगा तो उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी।
और उसकी जो संतान होगी उसके भाग्य को चमकाने वाली संतान होगी, और वो खुद भी कहीं ना कहीं गुरुओं से संबंधित होगा। नॉलेज बहुत होगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, क्यों कहते हैं जिस साधु में ज्ञान बहुत होता है उसके अंदर अहंकार भी आ जाता है। हाँ, छठा जो जुपिटर होता है वो पाताल से संबंधित है। अब बृहस्पति नॉलेज है, अब उसको गहरी नॉलेज है, मतलब जमीन से संबंधित नॉलेज है, जिनकी सिक्स सेंस बहुत तेज होती है। और कहते हैं कि छठे बृहस्पति के लिए तो यहाँ तक कि हमारी कथाओं में कहानी है कि जब द्रौपदी की लाज लुटने वाली थी तो भगवान कृष्ण उसकी लाज बचाने आए। तो ऐसा इंसान जिसका जुपिटर छठे होगा तो उसको भगवान हर समय बचाने के लिए कहीं ना कहीं आएगा। जब भी वो मुसीबत में होगा सिर्फ उसको भगवान को याद करना है। इंसान परेशान तब तक रहता है जब तक वो उनको याद नहीं करता। जिस दिन उनको याद कर ले उसी दिन वो बच जाता है। जैसे आपने कई इंसान देखे भी होंगे बड़े परेशान है और वो कब परेशानी से निकल जाते पता ही नहीं चलता, तो उनका बृहस्पति छठे मिलेगा। सातवां घर, फिर वो बृहस्पति एक साधु तो बता ही दिया मैंने, नॉलेज वाला। अब सातवां घर गृहस्थ का है। अब ऐसे घर में जब इंसान का बृहस्पति बैठा है तो ना गृहस्थ संभाल पा रहा है, ना अपनी वो संगति कर पा रहा है, साधु संगति कर पा रहा है, तो असमंजस में फंसा रहता है। आठवां बृहस्पति फिर एक शमशान घाट के अंदर एक साधु बैठ गया, तो सोचो उसके पास कितनी पावर है, और दैवीय शक्तियों का उस पर हमेशा कृपा बरसती रहती है। नौवां जो बृहस्पति होता है वो भाग्य में बैठा हुआ है कि ऐसा इंसान धर्म स्थान जाना शुरू कर दे उसका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। 10वें घर में बृहस्पति को बहुत अच्छा नहीं बताते, क्योंकि बृहस्पति एक आपने देखे होंगे जो साधु होते हैं या जो बड़ी बड़ी उपाधियां लेके बैठे हुए हैं वो बैठ जाते हैं, ठीक है, और उनकी जो भी उनके शिष्य होते हैं हजारों किस्म के, वो सारे काम करते हैं। तो 10वें घर का बृहस्पति प्लानिंग बहुत अच्छी बनाता है, प्रवचन बहुत अच्छा करता है, लेकिन वर्क हार्ड नहीं कर पाता है। 11वें घर के बृहस्पति को कहते हैं खजूर का पेड़। दुनिया के लिए तो बहुत रईस हो जाएगा ये इंसान, लेकिन इंटरनली उस पर उतना फाइनेंस नहीं होता, लेकिन उसका रुतबा बहुत ऊंचा होता है। जैसे खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है लेकिन तो उसमें फल नहीं लगते। 12वें घर का जो बृहस्पति होता है देश विदेशों में घूमने फिरने वाला होता है, हवाई यात्राएं बहुत करता है, और ऐसे इंसान का जो भाग्य उदय उसके जन्म स्थान से दूर होता है। और लेकिन इनके घर में अगर प्रॉब्लम आएगी तो हो सकता है किसी को सांस से संबंधित प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि 12वें घर में अगर हम आसमान को देखें तो नीले कलर का आसमान है हमारा, ठीक है, तो राहु से कनेक्ट है। जब राहु हमारी ऑक्सीजन में मिलता है तो हमारे को सांस से संबंधित इशू देता है। तो इस तरह से हमारे 12 भावों में इसका विचार है। तो सूरज जी, जैसे अभी आपने बताया कि ग्रह जो जो 12 भावों में ग्रह जो बृहस्पति ग्रह बैठा होता है उसी हिसाब से हमारा जीवन होता है। तो ये जो बृहस्पति ग्रह है इसका हमारे वैवाहिक जीवन, हमारी संतान और हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन पर किस तरह से ये इसका प्रभाव पड़ता है और हमारा सामंजस्य जीवन में ये बिठाता है? देखो, जैसे बृहस्पति को हमने शुरू से काउंट कराया कि विवाह के लिए इसका सबसे ज्यादा महत्व है। जब भी लड़की की शादी देखी जाएगी तो उसकी बृहस्पति से शादी देखी जाएगी, लड़के की हम शुक्र से देते। अगर किसी की विवाह में देरी हो रही है तो सबसे ज्यादा पंडित के पास जाओगे तो वो कहेगा जी बृहस्पति की पूजा करा दो, या बृहस्पति का नग ले लो, या आप बृहस्पति के व्रत करना शुरू कर दो। ये हमारा पुराना पैटर्न है जो हमारे आज भी हिंदू पंचांग के अनुसार या पंडितों के अनुसार वो चलता आ रहा है। लेकिन जो संतान का कारक है, अब वंश वृद्धि में भी बृहस्पति का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। कंसीव करने के लिए हम चंद्रमा को देखते हैं, लेकिन आपका वंश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो बृहस्पति से पता चलेगा, या आपके अंदर संतान पैदा करने की पावर है या नहीं है वो बृहस्पति से पता चलेगा। अब वो देखना पड़ेगा कि हमारी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है, और वो हमारे लगन को देख रहा, मतलब फर्स्ट हाउस को देख रहा है कि नहीं देख रहा, या उसका संबंध हमारे 7वें घर से संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो उसके बाद ही पता चलेगा। एकदम हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये हमारी कुंडलियों में संतान और वंश वृद्धि के लिए काउंट करा जाता है। कोई कहानी, कोई पौराणिक कथा एक आपको कुछ याद हो, कोई एक कहानी? देखिए, वैसे तो देखो जो ज्योतिष बनी है वो भी विष्णु भगवान के कारण ही बनी है, नहीं तो ये बनती भी नहीं। अब वो रीजन क्या था कि जो कुंडली के अंदर बृहस्पति को विष्णु भगवान भी कहा जाता है, तभी हम थर्सडे के फास्ट पर विष्णु भगवान की आरती करते। तो जब हमारी ज्योतिष नहीं थी तो एक भृगु ऋषि हुए हमारे, तो भृगु ऋषि नारायण भगवान के पास जा रहे थे मिलने के लिए, तो नारायण भगवान उस समय सैया पे सो रहे थे। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि भाई कि अभी आप उनसे नहीं मिल सकते, उनको रोका। लेकिन भृगु ऋषि थे, ज्ञान बहुत था, मैंने बताया ना साधु के अंदर अहंकार बहुत होता है, जैसे ज्ञान आता, उन्होंने सीधा का सीधा जाके उनकी छाती पे अपना पैर रख दिया। अब भगवान थे, वो तो जानते थे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक स्त्री के सामने जब उसके पुरुष की वो करी जाती है तो उन्होंने उसको श्राप दिया भृगु ऋषि को कि आपको दर दर भटकना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि देवी आपने एक ऐसा श्राप दे दिया, ये तो सही नहीं करा आपने, क्योंकि ये तो बहुत अच्छे नॉलेज वाले साधु है और हमें कभी भी किसी साधु को श्राप नहीं देना चाहिए, लेकिन अब दे दिया तो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो भृगु ऋषि ने कहा कि मैं एक ऐसा ग्रंथ लिखूंगा
जिसके कारण ना चाहते हुए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। तब हमारी ज्योतिष की रचना हुई। तो वहाँ से भी अब बृहस्पति की ही सबसे उच्च कोटि रखी गई, क्योंकि बृहस्पति अगर नहीं होते या देवगुरु बृहस्पति अगर वहाँ कनेक्ट नहीं होते या भगवान नारायण का वो कंसेप्ट ही नहीं आया होता, तो हो सकता है हमारे जीवन में ज्योतिष कहीं दिखती भी नहीं है आपको। तो उसके बाद ज्योतिष की रचना हुई। तभी ब्राह्मण को हर जगह, आप कभी ग्रंथ भी पढ़ोगे तो दरिद्र ब्राह्मण ही लिखा गया, कि ब्राह्मण को दरिद्रता की काउंटिंग में ही रखा गया, क्योंकि उनको देवी लक्ष्मी का श्राप लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो भिक्षा में उनके पास धन आता है। रुके ना रुके वो अलग बात है। सूरज जी, अगला प्रश्न ये है कि क्या हमारे जीवन में शुभ बृहस्पति और अशुभ बृहस्पति भी होता है, जो कि कहते हैं कि अशुभ बृहस्पति जीवन में कठिनाइयां ला सकता है और शुभ बृहस्पति जो है वो हमारे जीवन में बहुत सुख समृद्धि और खुशियां लाता है। तो ऐसा भी है या बृहस्पति सबके लिए सिर्फ शुभ ही लाते हैं? देखिए, जैसे 9 प्लेनेट है हमारे, 12 राशियां हैं, कोई भी ग्रह कभी भी शुभ नहीं हो सकता, कोई भी अशुभ नहीं हो सकता। जो शुभ होगा वो हमेशा अच्छी चीजें लाएगा, जो अशुभ होगा तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएंगे। देवगुरु बृहस्पति को जैसे हमने नॉलेज का कहा गया है कि अगर आपके पास नॉलेज है विच में से आपका जो बृहस्पति है वो शुभ है, उसकी पहचान भी कैसे होगी? जिसका बृहस्पति शुभ होगा वो एकेडमिक पढ़ाई में ग्रेजुएट जरूर मिलेगा आपको, ये उसकी पहली पहचान है। अगर उसकी एकेडमिक पढ़ाई नहीं हुई या फाइनल डिग्री नहीं आई तो समझो उसका बृहस्पति कहीं ना कहीं 100% वीक है। मुंह का नशा करता है तो भी बृहस्पति खराब है उसका, नहीं तो मुंह का नशा नहीं करेगा वो। अच्छा। ये भी उसकी पहचान है। उसके बाल कम उम्र में उड़ना शुरू हो जाएंगे, समझो बृहस्पति गड़बड़ है। हैवी सा होना शुरू हो जाएगा, समझो बृहस्पति गड़बड़ है उसका। और बिना क्वेश्चन के भी इतने जवाब देगा, इतना जवाब देगा, प्रवचन के अलावा उसको कुछ नहीं आता होगा, तब भी बृहस्पति खराब है। तो ये उसकी पहली पहचान है। दूसरी पहचान है, अगर हम बीमारी में करें तो उसको सांस से संबंधित प्रॉब्लम जरूर आएगी। उसकी बॉडी में सोराइसिस हो सकता है, वो भी प्रॉब्लम आ सकती है। ऑक्सीजन लेवल उसका हमेशा डिस्टर्ब रह सकता है। बालों का झड़ना, आंखों में रोशनी कम होना, सांस बार बार फूलना, और रिलेशनशिप में बहुत इशू आएंगे उसको। क्योंकि बृहस्पति जब, जैसे अब लेडीज़ों को हम गोल्ड पहनाते हैं, सबसे ज़्यादा क्यों पहनाते हैं? जिससे उनका बृहस्पति मजबूत हो, जिससे वो पूरे परिवार को एक मुट्ठी में बांध के चलें। अगर बृहस्पति वीक होगा तो सेम अप्लाई जेंट्स पर भी होता है। अगर उसका बृहस्पति वीक होगा तो उसको रिश्तों की वैल्यू नहीं होगी या कदर नहीं होगी। सेम लेडीज़ के ऊपर भी होता है। अगर बृहस्पति मजबूत होगा तो अपने परिवार को जोड़ के रखने की पावर करेगी। तो यहाँ से हमें पता चलेगा इसका बृहस्पति वीक चला है। उसके दादाजी उसकी 17 या 18 साल की एज तक नहीं होंगे तो मतलब बृहस्पति वीक है उसका, क्योंकि बड़े बुजुर्ग का साया ही नहीं मिला ना उसको। जैसे कुछ बच्चों के तो दादाजी उन्होंने कभी सुने ही नहीं थे कि थे। कुछ के 12-13 साल की उम्र में चले जाते, कुछ के 15 साल तक चले जाते। तो समझो बृहस्पति उस बच्चे का वीक है, अच्छा नहीं है। अगर 14-15 साल तक जा रहे तो बहुत वीक नहीं है। बहुत वीक तब होगा जब आपके साल 1.5 साल के अंदर अंदर जा चुके होंगे या आपके जन्म से पहले भी उनकी डेथ हो चुकी हुई, तो बहुत ज़्यादा वीक है फिर आपका बृहस्पति। फिर आपको उसको धीरे धीरे मजबूत करना चाहिए। मजबूत हो जाते हैं उपायों से। देखो, काफ़ी पावर हम दे सकते हैं, लेकिन 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी पावर फिर भी दी जा सकती है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं या ऐसे जो लोग होते हैं जिनका जन्म से, मतलब मान लीजिए कि उनके दादा नहीं है या उनके ग्रैंडफादर की वजह से उनका अगर बृहस्पति वीक है, या वो प्रवचन देने वाले लोग हैं जैसे आपने बताया, खोखला जिसको कह सकते हैं, अंदर से खोखलापन है, तो इसको कैसे हम कोई ऐसी रेमेडी या ऐसा कोई तरीका जिससे हम ऐसे लोगों का जो है वो उपाय कर सकें कि उनका बृहस्पति जो है वो मजबूत हो सके? देखो, बृहस्पति जैसे अब 12 भाव हैं, 12 भावों का अलग अलग ही होगा कि हर भाव के अलग अलग उपाय होते हैं। लेकिन सबसे अच्छा उपाय यही है कि जब तक आपको किसी चीज़ की पूरी नॉलेज ना हो, आप उसमें बीच में टांग ना अड़ाओ। मुंह को थोड़ा सा कम बोलो, क्योंकि आप एक्स्ट्रा बोलोगे तो समझो वो आपके बृहस्पति खराब की निशानी आ ही रही है। ठीक है, नॉलेज के बिना आप उसमें घुस रहे हो तब भी आपके बृहस्पति की निशानी आ रही है। अपने बड़े बुजुर्गों का आदर जरूर करो, चरण स्पर्श करना शुरू करो, तो धीरे धीरे बृहस्पति होना लग। हर इंसान जो गुरु है उनको गुरु की नज़र से ही देखो, उनके लिए नेगेटिव थॉट मत लाओ, तो भी आपका बृहस्पति धीरे धीरे सही होने लगे। मंदिर जरूर जाना चाहिए ऐसे इंसानों को जिनका बृहस्पति खराब हो। मंदिर में माथा टेको, किसी भी भगवान के सामने टेको, सारे भगवान एक समान है, उससे भी धीरे धीरे आपका बृहस्पति मजबूत होने लगेगा। कुछ ना कुछ नॉलेज की किताबें पढ़ना शुरू करो, क्योंकि नॉलेज आना बहुत ज़रूरी है बृहस्पति अच्छा होने के लिए। अगर आप में नॉलेज नहीं है तो समझो आप कुछ भी कर लो, आपका बृहस्पति कभी सही नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति पूरा का पूरा ज्ञान से कनेक्ट है। तो आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो बृहस्पति को सही कहाँ से करोगे आप? एकेडमिक पढ़ाई आपने कर ली, वो चंद्रमा से कर ली, लेकिन उसके बाद भी ज्ञान की कमी पूरी है, संस्कार की कमी पूरी है, तो बृहस्पति खत्म ही है ना आपका। एक बच्चा टॉपर है, ठीक है, अब एकेडमिक पढ़ाई तो अच्छी होगी तो आप सोचोगे हो सकता है इसका तो बृहस्पति अच्छा हो, लेकिन वो दादा को भी गाली दे रहा है, बाप को भी गाली दे रहा है, और संस्कार नाम की चीज तो है नहीं, तब भी उसका बृहस्पति खराब है। कि जिन लोगों के पास नॉलेज ज्यादा होती है बट उनके पास डिग्री नहीं वो कर पाते हैं,
तो इसका कैसे मतलब उनको जो लाभ है कि गुरु उनका बहुत अच्छा, उनकी नॉलेज को वो कैसे यूज कर सकते हैं? देखो, डिग्री की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब हम किसी जॉब के लिए जाएँगे या किसी हम एजुकेशन फील्ड में जाएँगे। अगर नॉलेज है तो हम अपना सेल्फ बिज़नेस तो कर ही सकते हैं। लोगों को ज्ञान तो हम दे ही सकते हैं। वहाँ डिग्री की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपकी नॉलेज की ज़रूरत है। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उन्होंने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग कर ली। अब डिग्री तो आ गई लेकिन नॉलेज ही नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। ये बहुत बच्चों के साथ हो रहा है आजकल। तो वो कहीं के भी नहीं रहते। लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आप अपना बिज़नेस तो कुछ स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, आप बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब नहीं कर सकते क्योंकि एकेडमिक डिग्री नहीं है। लेकिन आप भूखे नहीं रह सकते, आप कुछ ना कुछ कर लोगे क्योंकि नॉलेज बहुत है आपके पास। तो नॉलेज इसका यूज यूज़ कर सकते हो आप, सही तरह से उसका यूज़ करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। अगर हम कुछ ऐसे लोग देखते हैं जिनके पास नॉलेज बहुत है, वो पूरी जिंदगी मतलब अपनी नॉलेज को यूज भी नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों का क्या मतलब क्या रोल होता है कि क्यों वो उसका उपयोग नहीं कर पाते? देखो, उनके ना 2 ग्रह वीक मिलेंगे बृहस्पति अब जैसे नॉलेज बहुत आ गई लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। एक तो उनका मंगल कमज़ोर होगा क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। एक उनका बुध कमज़ोर होगा कि बोलने की पावर ही नहीं है क्योंकि मंगल कॉन्फिडेंस है और बुध हमारी बोलने की शक्ति है। जब ये 2 ग्रह वीक हो जाएँगे तो हम बृहस्पति का यूज़ ही नहीं कर सकते। पास नॉलेज भी होती है, जो बोल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं होते। अब देखो, सक्सेसफुल का फिर अलग क्वेश्चन। देखो, हम अभी एक ग्रह का डिस्कस कर रहे हैं। एक ग्रह से तो आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते। अगर बृहस्पति की देखो, बृहस्पति अच्छे पहचान के ये मुंह का नशा नहीं करेगा और डिग्री होल्डर वाला होगा, ठीक है। डिग्री नहीं आई तो बृहस्पति कमजोर है। अब लेकिन कितनी पावर का कमजोर है ये बाकी प्लेनेट बताएंगे उसका। अब जैसे मान के चलो एक टीचर बहुत अच्छा है लेकिन वो अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा तो मंगल वीक है उसका क्योंकि उसको नॉलेज तो सब कुछ है लेकिन फिर भी नहीं कर पा। और चंद्रमा भी अच्छा है उसका क्योंकि उसके पास डिग्री भी पूरी है। अब मंगल कमजोर हो गया। अब हम वहां पर भी एक क्वेश्चन करें कि भाई उसने करा क्यों नहीं, तो फिर मंगल भी तो देखना पड़ेगा ना। हर ग्रह कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड सारे ग्रह। अब अगर हम इसको एक सीरीज बनाए तो देखो, जुपिटर को हम राजगुरु कहते हैं, सूर्य को हम राजा कहते हैं, चंद्रमा को हम राजमाता कहते हैं, बुध को हम मंत्री कहते हैं, मंगल को हम सेनापति कहते हैं, शनि को हम सेवक कहते हैं और शुक्र को हम अपना पुत्र कहते हैं, संतान कहते हैं, राहु हमारे स्वीपर हो गए, केतु हमारा मंदिर का पुजारी हो गया। तो इस तरह से हमने पूरा ग्राफ तैयार करा हुआ है। तो हर ग्रह कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है और एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के ऑर्डर फॉलो करने वाले सारे ग्रह हैं। कोई भी सीरीज अगर कहीं गड़बड़ होती तो इम्पैक्ट लाएगी लाएगी। मतलब जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सभी ग्रहों का अपने सही स्थान पे होना बहुत बहुत जरूरी है। एक ग्रह के ऊपर हम सारी प्रेडिक्शन कभी दे ही नहीं सकते। अब किसी का बृहस्पति बहुत अच्छा है लेकिन उसके बाद भी वो कुछ यूज ही नहीं कर पा रहा क्योंकि बृहस्पति के सामने कोई ग्रह नहीं, वो सो गया ग्रह। ये जो बृहस्पति की महादशा और अंतरदशा होती है, इसमें क्या अंतर होता है? ये क्या है महादशा और अंतरदशा? देखो, बृहस्पति की जो महादशा होती है हर इंसान के जीवन में 16 साल की आती है। अब 16 साल एग्जैक्टली तो बृहस्पति नहीं रह सकता, उसकी अंतरदशाओं में हर बार कोई ना कोई ग्रह आएगा। जैसे हमारे 9 प्लेनेट है वो धीरे धीरे घूमते रहते हैं। तो अंतरदशा छोटी दशाओं में काउंट होती है और महादशा प्रॉपर एज होती है। जैसे चंद्रमा की 10 साल की होती है, मंगल की 7 साल की होती है, उसके बाद शनि की 19 साल की होती है, शुक्र की 20 साल की होती है। इसी तरह से हमारे बृहस्पति की 16 साल की महादशा आती है हमारे जीवन में। और अंतरदशाएं उसमें छोटे अंतर पे आती हैं जो कुछ समय के लिए, 15 महीने के लिए, 16 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए, इस तरह से चलेंगी। अच्छा, जैसा हमारा बृहस्पति 16 साल की बड़ी मतलब महादशा आई, उसके अंदर जो ग्रहों की अंतरदिशा है उससे भी हमारा जीवन प्रभावित होता रहेगा। देखो, सबसे पहले तो यही है कि अब आपका बृहस्पति बहुत कुंडली में अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल आपका 4th हाउस का बृहस्पति है या आपका 9th हाउस का बृहस्पति है। तो जब बृहस्पति की महादशा आएगी तो आपका भाग्य सबसे पावर में जाएगा। 4th हाउस से आएगी तो समझो आप पे प्रॉपर्टियां, गाड़ी, वाहन सारे सुख आना शुरू हो जाएंगे। 4th हाउस का बृहस्पति है तो आपके जीवन में सारे गाड़ी मकान आना शुरू हो जाएंगे। 9th हाउस का है तो आप जिस भी जॉब में हो, जिस भी काम में हो, आपका बिजनेस ग्रोथ करने लग जाएगा, आपका भाग्य चमकने लग जाएगा। तो जिस भी महादशा में हम बात करेंगे, जिस भी ग्रह की महादशा आ रही होगी, वो प्लेनेट हमारी कुंडली में अच्छी पोजीशन का होना चाहिए तो उसके हमें अच्छे इंपैक्ट मिलेंगे। अगर वो प्लेनेट हमारा काफी वीक है तो हमारे को नेगेटिव इंपैक्ट आना शुरू हो जाएंगे। शिक्षा, अध्यात्म और आध्यात्मिक मार्गदर्शन में बृहस्पति की क्या भूमिका है? देखिए, बृहस्पति को हमने गुरु बोला है। कितनी भी नॉलेज ले लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता। हम स्कूल क्यों जाते हैं? बुक्स तो मैं घर पे भी लाके पढ़ सकता हूँ, ऑनलाइन सारी चीजें आ जाती, लेकिन उनको समझाने के लिए गुरु बना है। जो बुक है वो बुद्ध है। बुद्ध कंफ्यूज करेगा, राहु है असमंजस में डालेगा,
एक गुरु ही उस असमंजस को और उस लिखाई को समझा सकता है। तो बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं लिया जा सकता। आधा अधूरा ज्ञान तो घातक जीवन के लिए वैसे भी होता है। तो गुरु के बिना आप किसी भी नॉलेज तक नहीं पहुंच सकते या डेप्थ तक नहीं पहुंच सकते। आप 4 चीजें तो पढ़ सकते हो, लेकिन उन 4 चीज़ों के अंदर की जो गहराई है वो एक गुरु ही दे सकता है। तो जीवन में आपको अध्यात्म में जाना है, चाहे एजुकेशन फील्ड में जाना है, चाहे किसी भी फील्ड में जाना है, तो एक तो गुरु बनाना होगा और उस पर पूर्ण विश्वास रखना होगा, तभी आप अपने जीवन को पार कर सकते हो। जैसे आपने बताया कि बृहस्पति जो है उसकी अंतर्दशा, महादशा और किस तरह से हमारे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करता है। तो यदि किसी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है कि जिसके जीवन में या जिसकी कुंडली में बृहस्पति बिल्कुल शून्य हो ही नहीं। हाँ, बिल्कुल होता है। देखो, अब इसके अंदर एक अलग कंसेप्ट है डिग्री, कि आपकी कुंडली में कितने डिग्री पे कोई ग्रह बैठा है। जैसे हमारे ग्रह 30 डिग्री के होते हैं, 30 डिग्री के बाद वो अपनी शून्यता पे दोबारा आ जाते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर 0 डिग्री का बृहस्पति है तो शून्य नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा है, उसको के पास पावर ही नहीं है ना। तो ऐसे लोगों के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है जिनके जीवन में बृहस्पति बिल्कुल शून्य होता है? देखो, अगर कोई भी ग्रह शून्य बैठा हुआ है तो हमें सबसे पहले उसको पावर देनी होगी कि भाई चौथे घर में बैठा है, 9वें घर में बैठा है, 11वें घर में बैठा है, 5वें घर में बैठा है, तो हम उसको पावर देंगे तो वहाँ शून्यता से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो उन घरों से संबंधित उसके उपाय करने से वहाँ पॉजिटिव चीज़ें आने लगेंगी। अगर बृहस्पति नीच घर में बैठा है और शून्य बैठा है तो हम उसके दान पुण्य करेंगे जिससे वो नीचता में शांत रहे, क्योंकि अब नीचता के भी नुकसान कम होंगे, क्योंकि शून्य नीच हरकत भी नहीं कर सकता। जैसे आपने सुना होगा कि अभी पीछे कुछ समय पहले कई जो मंदिरों के मठाधीश थे उनके ऊपर एलिगेशन लगे। अब देखो, कितनी अच्छी पूजा पाठ कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति ने ही उनको बदनाम कर दिया। तो बृहस्पति भी अच्छा है, बृहस्पति भी बुरा है। आपके कर्म के ऊपर है सारा रोल है, और आपकी कुंडली के प्लेनेट के ऊपर है कि वो कहाँ बैठा हुआ है। कई जगह हम कहते हैं बृहस्पति 10वें घर में हो या 7वें घर में हो, अगर आपने अपना कर्म क्षेत्र अच्छा रखना है, आपने अगर अपना मैरिज लाइफ को अच्छा रखना है, तो आप पूजा पाठ कम करो। अगर करोगे तो दोनों ही चीज़ें खराब रहेंगी। 10वें घर में बृहस्पति होगा और बहुत पूजा कर रहे हो तो आपका वर्क प्लेस डाउन होना शुरू हो जाएगा। अगर 7वें घर में आपका बृहस्पति है और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो तो आपको गृहस्थ का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि गृहस्थ का सुख लेने के लिए शुक्र की जरूरत है। अब शुक्र अपने में ही एक राक्षसों का राजा है और जो बृहस्पति है वो देवगुरु है, तो दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। या तो गृहस्थ का सुख मिल सकता है या आपको अध्यात्म का सुख मिल सकता है। तो 7वें घर में अगर बृहस्पति है तो पूजा पाठ लिमिटेड करनी चाहिए। 10वां घर है हमारे सूर्य का घर है, कर्म क्षेत्र का घर है, मंगल का घर है, पावर का घर है। अगर वहाँ पे हम बृहस्पति का नॉलेज देंगे, ज्ञान देंगे, तो हम ज्ञान ही देते रह जाएंगे, हम पैसे नहीं कमा पाएंगे या कर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर भी पूजा पाठ हमें कम करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई इंसान जो मठाधीश बन गया और उसका बृहस्पति 10वें घर का है या उसका बृहस्पति 6ठे घर का है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एलिगेशन में जरूर फंसेगा वो। अच्छा, ये भी पूर्व निर्धारित होता है? पूर्व निर्धारित। देखो, आपके जीवन में कुछ घटना घटनी है, वो पहले से डिसाइड है, तो आप उस घटनाक्रम पर उस समय ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे, तभी तो घटना घटेगी, नहीं तो कैसे घटेगी घटना। तो ज्योतिष से हमें पता चल जाता है कि इस तरह की पूर्वाग्रह है, या हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से हमें पूर्वानुमान जो होता है वो निर्धारित, ये कह सकते हैं कि पक्का पूरी तरह से निर्धारित होता है कि आपके जीवन में इस तरह की घटना घटित होगी। तो यदि किसी व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि इस तरह की घटना मेरे जीवन में घटित होने वाली है, तो उसके भी उपाय किए जा सकते हैं पहले से? देखो, उपाय भगवान से बड़ा नहीं है। उपाय वो तभी होता है कि जब आपके जीवन में कुछ बचाव होना है। अगर नहीं होना है तो आप उपाय ही नहीं कर सकते। जैसे पीछे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कितने ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत एलिगेशन लगे और धर्म के बड़े बड़े गुरु रहे, वो क्या वो अपने उपाय नहीं कर सकते थे? पर उनके जीवन में घटना घटनी थी, कितनी भी नॉलेज थी, लेकिन उस समय उनकी मति भ्रष्ट थी, तो उपाय कर ही नहीं पाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शिक्षा का, अपने अध्यात्म का, इन चीज़ों का दुरुपयोग भी करते हैं। मैं भी नाम नहीं लूँगी, पर हमारे आजकल हमारे खासकर भारत में इस तरह के बहुत सारे धर्म गुरु और धर्म के ठेकेदार हैं जो सो कॉल्ड, जिनके पास की बहुत अध्यात्म की नॉलेज है, पर वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उसका परिणाम भी कई बार हम देखते हैं कि उनके सामने आता है। तो क्या इन लोगों के पास ज्योतिष की नॉलेज नहीं है, या इनकी मति भ्रष्ट है, या बुध जो बृहस्पति है इनके जीवन में इतना नेगेटिव काम कैसे करता है, उस नॉलेज का इतना दुरुपयोग कैसे कर लेते हैं? देखो, बृहस्पति इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करता, इनके ऊपर राहु और बुध का असर ज्यादा है। कलयुग है, कलयुग पूरा का पूरा राहु है, डिजिटल है। अब डिजिटल के अलावा हमारे पास जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, हर चीज डिजिटल हो चुकी है। तो विच मीन्स हमने राहु को ज्यादा महत्वता दी है। जब राहु हमारे सिर पे सवार हो जाएगा तो हमारे सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा।
बुद्ध हमारी वाणी के अंदर आ जाएगा तो हमारे अंदर लालच पैदा हो जाएगा। लालच ऐसी बला है जो हर ज्ञान को जीरो कर देती है। तो फिर धर्मगुरु बनाम का रह जाता है, बाकी उसके अंदर लालच भरा होता है और उसके अंदर एक पावर की भूख हो जाती है। राहु पावर की भूख देता है। तभी जो कहते हैं जब राहु की महादशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो, इंसान राजनेता जरूर बनता है या अच्छी पोजीशन पर जरूर जाता है। हाँ, तो राहु राहु बवंडर है। राहु आपको रातों रात राजा बना सकता है और भिखारी भी वही बना सकता है। तो जितने भी पावर के पीछे भाग रहे हैं या अपनी गलत शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, वो राहु के इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं। एक मेरा आखिरी प्रश्न इस संदर्भ में आपसे ये है रासुर जी, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि सभी ग्रह हमारे ठीक नहीं है या उस कोई ऐसी स्थिति में है कि हम उसको मतलब किसी भी तरह से हम ओवर पावर नहीं कर पा रहे हैं या उनकी स्थिति खराब है। क्या मनुष्य अपने पुरुषार्थ से, अपनी सोच से, अपने एक स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस से अपने किसी भी ग्रह को जो है वो कंट्रोल कर सकता है, अगर उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो? देखो, अगर ऐसी है तो वो 9 के 9 ग्रह भी कंट्रोल कर सकता है। हमारी सोच बहुत मजबूत होनी चाहिए। आप देखो कि कुछ जगह ताकत यूज होती है, कुछ जगह दिमाग यूज होता है। जो बंदा ताकत यूज करता है वो दिमाग नहीं करता, जो दिमाग यूज करता है उसको ताकत की जरूरत ही नहीं है। हमारे जो 9 ग्रह हैं, हर ग्रह की एक पोजीशन है। अगर हमें समझ आ जाए या हमें वो विजडम क्लियर कर दे, कोई भी कर दे, चाहे एस्ट्रोलॉजर कर दे, चाहे कोई पंडित कर दे, या हमारे अंदर आत्मशक्ति से खुद ज्ञान आ जाए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर हम वो सही समय वो काम करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे ग्रह पावरफुल होना शुरू हो जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आज के इस एपिसोड के लिए।